Hello बच्चों, welcome to Jainita classes. I am Shivam Pandey and in today's lecture I am going to teach you virus, virids and prions. In earlier lectures we have discussed kingdom Monera, Protista and fungi. If you have not watched those videos of Monera, Protista and fungi, then subscribe our channel and you will get all those videos of the chapter biological classification. Please watch that videos before and after that watch this video. I have made many videos on the chapter first living world of explanation and questions too. So please watch those videos also. If you have not subscribed our channel till now, then please subscribe it and press the bell icon to get latest updates of the videos uploaded here. Friends, we have started making videos to help you, to help those poor students. We cannot afford a large money to get admission in higher institution. That's why we have decided to help those students. We want that every student get education without money. So please support us and make our thought successful. Let's start our chapter. Viruses. They did not find a place in classification. They show both living and non-living characters. Hence, viruses are regarded as a separate entity. It is not taken into account in Whitaker's 5 kingdom classification. वायरस डिड नॉट गेट प्लेस इन क्लासिफिकेशन. इन्हों क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं मिलती है. बिकॉज इसलिए क्योंकि इन्हें तो लिविंग कैरेक्टर शो करते हैं, न ही नॉन लिविंग. मीन्स जब एक किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं तब ये लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, और जैसे ही ये लिविंग बॉडी से बाहर निकल जाते हैं एक क्रिस्टल के फॉर्म में हवा में जीवित रहते हैं. एक रवा बन के क्या होते हैं, रवेदार बन जाते हैं, क्रिस्टलाइज हो जाते हैं और एयर में प्रेजेंट रहते हैं. तो इस वजह से इन्हें हम क्या करते हैं, अलग ही रखते हैं. ठीक है. व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी वायरस को जगह नहीं मिली है. लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस. It has the ability to multiply inside a host plant or animal cell. It has the ability to cause diseases. It possesses nucleic acid, protein, enzyme, etc. It has the ability to undergo mutation. Non-living characteristics of virus. तो पहले हम क्या करेंगे, लिविंग कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं. इनमें क्षमता है कि जब भी ये किसी होस्ट प्लांट या एनिमल सेल के अंदर जाएंगे तो इनमें क्या होगा, मल्टीप्लाई होना स्टार्ट कर देंगे. अपने जैसे ये होस्ट सेल पे कब्जा करेंगे और अपने जैसे ढेर सारे वायरस तैयार करेंगे. ये बीमारी पैदा कर सकते हैं. इनमें न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और एंजाइम होता है. साथ ही इनमें म्यूटेशन बहुत तेज़ी से होता है. जैसे मान लीजिए कोई वायरस है, ठीक है, आपने उसको ख़त्म करने की कोई दवाई ढूंढ ली, तो वो क्या करेगा, उसके जो आरएनए हैं उनमें बहुत तेज़ी से परिवर्तन होगा. वे कुछ कैरेक्टर्स नए ले आएगा अपने अंदर. अब जो नए कैरेक्टर्स आप आ जाएंगे उसकी वजह से आपकी जो बनाई दवाई होगी उस पर काम नहीं करेगी. तो इसलिए देखो इस टाइम पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस नाम की महामारी फैली हुई है. तो कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन बनाना टफ क्यों है, क्योंकि वायरस में म्यूटेशन बहुत तेज़ी से होता है. आप हर दिन सुनते हो कि कोरोना वायरस के नए नए लक्षण सामने आते हैं. वो किसकी वजह से हैं, म्यूटेशन के कारण है. इसलिए भी यही कारण है कि किसी भी वैक्सीन के 100% सक्सेस होने के चांसेस कम है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो वायरस एंटर किया अगर वो म्यूटेटेड है तो वैक्सीन हो सकता है आपके ऊपर काम ना करे. अब आता है नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स. अब कौन से कैरेक्टर हैं जो कि नॉन लिविंग से मिलते हैं. इतने कैरेक्टर तो लिविंग से मिल रहे थे, नॉन लिविंग का देखते हैं. वायरस इज अनेबल टू मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा सेलुलर. इट डज नॉट हैव एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी. इट लैक्स प्रोटोप्लाज्म. इट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड. भाई यह एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर क्या कर सकता है, मल्टीप्लाई करने में सक्षम नहीं है, अक्षम है. ठीक है, सेल के बाहर निकल जाने पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है. इसमें कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होता, मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होते हैं जैसे कि हमारे बॉडी में होते हैं. इसमें प्रोटोप्लाज्म भी नहीं होता है. इट लैक्स प्रोटोप्लाज्म. इट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड. इसको आप क्रिस्टल बना सकते हो. जैसे चीनी नमक का क्रिस्टलाइजेशन होता है, क्रिस्टल बन जाते हैं, वैसे वायरस का भी क्रिस्टल बना सकते हो. तो ये कैरेक्टर्स हैं जो कि नॉन लिविंग से मिलते हैं. वायरसेस आर डिफाइंड एज अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक डिजीज कॉजिंग इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. वायरस को हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक कहते हैं, मतलब माइक्रोस्कोपिक से भी छोटे. वायरसेस ऐसे हैं जो कि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो जाते हैं. माइक्रोस्कोपिक हमारे लिए मोस्टली बैक्टीरिया ही होते हैं, ठीक है, जो कि डिजीज काज करते हैं. ये इतने छोटे होते हैं कि बैक्टीरिया प्रूफ जो फिल्टर बना है जिसमें से बैक्टीरिया पास नहीं हो सकता, उसमें से ये वायरस पास हो जाते हैं.
ये बीमारी करने वाले इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब कोशिका के अंदर रह के बीमारी पैदा करने वाले पैरासाइट्स हैं। ऑब्लिगेट मतलब होता है अविकल्पीय, मतलब ये इनकी लाइफ जो रहेगी वो हमेशा पैरासाइट के रूप में ही रहेगी। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके लाइफ में क्या होता है कि वे कभी सेप्रोट्रॉपिक बन के रह लेते हैं, कभी पैरासाइट बन के रह लेते हैं, लेकिन वायरस के साथ ऐसा नहीं है। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, हमेशा पैरासाइट के रूप में रहेंगे और नहीं तो बाहर ही नॉन लिविंग की तरह पड़े रहेंगे। दे हैव नो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड हैव नो मशीनरी फॉर एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इनका कोई कोशिकीय संगठन नहीं होता क्योंकि इनके पास कोशिका ही नहीं है, ठीक है। इनकी कोई ऑर्गेनाइज कोशिका ही नहीं है, कोई सेल है ही नहीं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। कोई इनके पास मशीनरी नहीं होता, कोई सिस्टम नहीं होता मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए, पापचाई रिएक्शंस करने के लिए, क्रियाएँ करने के लिए इनमें कोई सिस्टम नहीं होता है, कोई मशीनरी नहीं होती है। दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स एंड दे मल्टीप्लाई विद इन देयर होस्ट सेल्स। ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट मतलब कोशिका के अंदर रहने वाले अविकल्पीय परजीवी हैं और ये अपने होस्ट सेल मतलब जिस सेल में रहते हैं उसी के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं समय के साथ। वंस आउटसाइड द होस्ट सेल दे आर कम्प्लीटली इनएक्टिव। जैसे ही कभी अगर एक होस्ट सेल से बाहर निकल जाते हैं एक बार तो ये क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से इनएक्टिव हो जाते हैं, मतलब काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन हाँ, जैसे ही कोशिका के अंदर पहुँचते हैं फिर से एक्टिव हो जाते हैं और डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, वायरसेस नए वायरसेस बनाना शुरू कर देते हैं। अब आता है हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ वायरस। वायरस के खोज का इतिहास क्या है। पॉस्चर कॉइन्ड द टर्म वायरस, इट मीन्स पॉइजनस फ्लूइड। पॉस्चर नाम के साइंटिस्ट ने वायरस शब्द दिया, ठीक है, जिसका मतलब था पॉइजनस फ्लूइड, जहरीला द्रव्य। It attracted the attention of investigators only in the 19th century when a virus called tobacco mosaic virus (TMV) caused severe damage to commercially important tobacco crop। पहली बार लोगों का ध्यान इसकी तरफ कब गया, लोगों का ध्यान तब गया जब 19वीं शताब्दी में एक वायरस था जिसका नाम था टोबैको मोज़ेक वायरस TMV। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ महत्वपूर्ण तंबाकू की फसल को। महंगी तंबाकू की फसलें क्या हो गई, ख़राब हो गई TMV की वजह से, क्योंकि TMV जो है वह टोबैको में ही लगता है, इसलिए उसको टोबैको मोज़ेक वायरस बोलते हैं। DJ इवानोव्स्की फाउंड दैट सर्टेन माइक्रोब्स काज्ड टोबैको मोज़ेक डिजीज इन टोबैको प्लांट। उन्होंने बताया कि कुछ माइक्रोब्स हैं, ठीक है, माइक्रोब्स मतलब जो सूक्ष्मजीवी हैं, वे टोबैको मोज़ेक डिजीज़ काज करते हैं टोबैको प्लांट में, मतलब उनकी वजह से ही टोबैको मोज़ेक डिजीज होता है, TMV होता है। डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट बिजर्निक 1898 confirmed the findings of Ivanovsky and called the fluid contagium vivum fluidium, which means contagious living fluid। बाद में एक डच देश है, नाम सुना होगा आपने, तो डच के एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था बिजर्निक। 1898 में उन्होंने कंफर्म किया कि इवानोव्स्की सही है, ठीक है, और यह एक फ्लूइड के कारण होता है, भाई वायरस का जो फ्लूइड था उसकी वजह से होता है, जिसको उन्होंने कहा नाम दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इसका मतलब यह है कि काउंटेजियस लिविंग फ्लूइड संक्रमण फैलाने वाला जीवित द्रव्य। काउंटेजियस लिविंग फ्लूइड संक्रमण फैलाने वाला जीवित द्रव्य, ये बताया आपके बिजर्निक ने, कंफर्म कर दिया कि इवानोव्स्की जी सही हैं। दिस वाज लेटर ऑन कॉल्ड वायराइन पॉइजन एंड द डिजीज कॉजिंग एजेंट एज वायरस। बाद में इसको वायराइन कहा, पॉइजन कर दिया, और इसके जिसकी वजह से फैलता है उस एजेंट को क्या बोल दिया, वायरस बोल दिया। W.M. Stanley in 1935 showed viruses could be crystallized to form crystals of protein which are inert outside their specific host। स्टेनली ने 1925 में दिखाया कि वायरस जो है इनको आप क्रिस्टलाइज कर सकते हो, इसे क्रिस्टल बना सकते हो प्रोटीन के, जो कि प्रोटीन से बने होते हैं, और वे अपने स्पेसिफिक होस्ट के बाहर इनर्ट होते हैं, स्थिर होते हैं, एक्टिव ही नहीं होते, एकदम स्थिर पड़े रहते हैं, शांत। मतलब जब तक ये होस्ट के अंदर रहेंगे तब तक तो काम करेंगे, मल्टीप्लाई करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे, अपनी जैसे कोशिकाओं को पैदा करते रहेंगे, जिसके अंदर रहेंगे उसको मार डालेंगे। लेकिन जैसे ही उसके शरीर से बाहर निकल जाएंगे क्या होंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, इनर्ट हो जाएंगे, अब कोई इनमें लक्षण नहीं दिखे, एकदम शांत पड़े रहेंगे। वायरसेस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक से भी छोटे होते हैं। दे कैन बी सीन ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। दे आर मेजर्ड इन मिली माइक्रॉन्स, इन्हें हम मिली माइक्रॉन्स में मेजर करते हैं। देखो 1 माइक्रॉन इक्वल टू 10⁻⁶ होता है, और जब मिली माइक्रॉन की बात हो गई तो 1/1000 माइक्रॉन, मतलब आप बोल सकते हैं 10⁻⁻ मिलीमीटर मीटर, ठीक है, 10⁻⁹ मीटर साइज होगी।
तो इन्होंने देखो एक्सप्लेन करके दिखा रखा है आप लोग के लिए। जनरली दे वेरी फ्रॉम 2 मिलीमीटर टू 300 मिलीमीटर इन साइज़। ये जो है ये 2, यहाँ पे mm से हम मिलीमीटर नहीं बोलेंगे, यहाँ से मिली माइक्रोन बोलेंगे। ये 2 मिली माइक्रोन से 300 मिली माइक्रोन साइज़ के हो सकते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ वायरस इज नोन एज वायरोलॉजी। और विज्ञान की वह शाखा जो कि वायरसेस के अध्ययन को डील करती है, उससे संबंध रखती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी बोलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। वायरस इज कंपोज्ड ऑफ 2 मेजर पार्ट्स, कैप्सिड द प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड। वायरस के शरीर में 2 मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है कैप्सिड जो कि प्रोटीन की एक परत होती है, और दूसरा होता है न्यूक्लिक एसिड। तो पहले कैप्सिड के बारे में बात करते हैं। कैप्सिड इज द आउटर प्रोटीन कोट, इट इज़ प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, इट इज ऑफन कंपोज ऑफ मेनी आइडेंटिकल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर्स अरेंज इन हेलिकल आर पॉलीजियोमेट्रिक फॉर्म्स। कैप्सिड जो है सबसे बाहरी प्रोटीन की कोट होती है। इसका काम होता है सुरक्षा करना। अक्सर यह बहुत सारी छोटी छोटी सब यूनिट्स इकाइयों से मिलकर बनती है, जिसको हम कैप्सोमियर कहते हैं। मतलब कैप्सिड को बनाने वाली छोटी छोटी सब यूनिट्स को हम कैप्सोमियर कहते हैं। ये हेलिकली गोलाकार अरेंज हो जाती हैं या पॉलीजियोमेट्रिक फॉर्म्स पॉलीगन के शेप में, ऐसे किसी शेप में व्यवस्थित हो जाती हैं और कैप्सिड का निर्माण करती हैं। सम ऑफ द वायरसेस हैव एन आउटर कवरिंग कॉल्ड इनवेलप EGHIV। कुछ वायरसेस में आउटर कवरिंग होता है, बाहरी पर एक झिल्ली होती है जिसको इनवेलप कहते हैं, और ऐसा होता है HIV के अंदर। एग्जाम्पल है HIV। दे आर इन्वेलप्ड वायरसेस, अदर्स आर कॉल्ड नेकेड वायरसेस आर नॉन इन्वेलप्ड वायरस। जिनमें इन्वेलप होता है उन्हें इन्वेलप वायरसेस कहते हैं, इन्वेलप्ड वायरसेस, और जिनमें नहीं होता उन्हें नेकेड वायरसेस या नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस भी कहते हैं। द कैप्सिड इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द न्यूक्लिक एसिड एंड हेंस नोन एज न्यूक्लियोकैप्सिड। कैप्सिड जो होता है वह न्यूक्लिक एसिड के क्लोज कॉन्टैक्ट में होता है, मतलब उससे एकदम सटा हुआ होता है, इसलिए उसको न्यूक्लियोकैप्सिड भी कहते हैं। अब आता है न्यूक्लिक एसिड। द न्यूक्लिक एसिड फॉर्म्स द सेंट्रल कोर, एकदम केंद्रीय कोर बनाता है। अनलाइक एनी लिविंग सेल, अ वायरस कंटेन्स आइदर DNA और RNA एज जेनेटिक मटेरियल विच में बी सिंगल और डबल स्टैंडर्ड। बाकी दूसरे लिविंग वायरस से अलग एक वायरस में या तो DNA पाया जाता है या तो RNA पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में, अनुवांशिक पदार्थ के रूप में। भाई बाकी सब में क्या, अगर हम खुद की बात करें तो हमारे बॉडी में DNA भी पाया जाता है, RNA भी पाया जाता है, बट वायरसेस के अंदर केवल एक ही होगा, या तो DNA होगा या तो RNA होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे, दोनों एक साथ नहीं होंगे। या तो सिंगल स्टैंडर्ड होंगे या तो डबल स्टैंडर्ड। तो मैं आपको समझाता हूँ सिंगल और डबल स्टैंडर्ड होता क्या है। देखिए जो DNA होता है, अब इस तरीके के हम DNA RNA को क्या बोलेंगे? डबल स्टैंडर्ड बोलेंगे। और जो कि केवल एक ही लाइन ऐसी होगी उसे क्या बोलेंगे? सिंगल स्टैंडर्ड बोलेंगे। तो ये क्या है? डबल है, ये क्या है? सिंगल है। ये डबल है और ये सिंगल है। आगे बढ़ते हैं। यूजुअली प्लांट वायरसेस सब सिंगल स्टैंडर्ड RNA, जो प्लांट वायरस होते हैं उनमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है। यूजुअली, सामान्यतः, मोस्टली, मतलब प्लांट वायरस के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। याद रहेगा तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन गलती नहीं होंगे, क्योंकि एग्जाम में जाके इन सब चीज़ों की छोटी छोटी बातों में बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को। तो आप इन सब छोटे छोटे पॉइंट्स को क्लियर रखेंगे, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, गलतियाँ नहीं होगी। बैक्टीरियोफेग्स हैव डबल स्टैंडर्ड DNA एंड एनिमल वायरसेस हैव सिंगल और डबल स्टैंडर्ड RNA और डबल स्टैंडर्ड DNA। बैक्टीरियोफेग में डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। बैक्टीरियोफेग एक ऐसा वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। अभी तक हमने प्लांट और एनिमल को ही पढ़ा था, बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस होते हैं जिन्हें बैक्टीरियोफेग कहा जाता है। उनमें डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। जो एनिमल वायरस होते हैं उनमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, डबल स्टैंडर्ड RNA होता है या डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। द इन्फेक्टिव नेचर ऑफ द वायरस इज एट्रीब्यूटेड टू द न्यूक्लिक एसिड वाइल होस्ट स्पेसिफिसिटी इज एट्रीब्यूटेड टू द प्रोटीन कोड। जो इन्फेक्टिव नेचर है, मतलब वायरस जो इन्फेक्शन करता है वह उसके न्यूक्लिक एसिड के कारण करता है। उसके लिए जिम्मेदार हम क्या मानते हैं? उसके न्यूक्लिक एसिड को मानते हैं। जबकि किसी खास होस्ट के अंदर जाके जो खुद को रखता है वह उसकी प्रोटीन कोड की जीन होती है। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द होस्ट दे इन्फेक्ट, किस प्रकार के होस्ट को ये जाके इन्फेक्शन करते हैं, किस प्रकार के जीव में जाके इन्फेक्शन फैलाते हैं,
इस हिसाब से वायरसेस आर क्लासिफाइड मेनली इन द फॉलोइंग टाइप्स, हम उनको निम्नलिखित प्रकार में क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। फर्स्ट होता है प्लांट वायरसेस, पौधों के वायरस। दे इन्फेक्ट प्लांट्स एंड काज डिजीजेज, ये पौधों को इन्फेक्शन करते हैं और बीमारियां पैदा करते हैं। सम कॉमन प्लांट वायरसेस डिजीज आर, कुछ प्रमुख, ठीक है, जिन्हें हम जानते हैं प्लांट वायरल डिजीज हैं, जैसे कि मोजैको डिजीज ऑफ टोबैको, TMB बहुत पहले से है। CMB है, कुकुम्बर मोजैक वायरस, या फिर कॉलीफ्लावर है। सेकंड है बंची टॉप ऑफ बनाना, ये भी क्या है, वायरस बीमारी जो काज करते हैं उसके हिसाब से हमने बना दिया कि बनाना में क्या करते हैं, उनके बंच को में लग जाते हैं। अगला होता है लीफ रोल ऑफ पोटैटो, आलू की पत्तियां क्या होती हैं, मुड़ जाती हैं, ठीक है, वायरस की वजह से होता है। स्पॉटेड विल्ट ऑफ टोमेटो, टमाटर में भी स्पॉटेड विल्ट होता है इनकी वजह से। जनरली प्लांट वायरसेस हैव RNA विद द एक्सेप्शन ऑफ सम वायरसेस सच एज कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस विच इज DNA। सामान्यतः तो प्लांट वायरस में क्या होती हैं, RNA ही होती हैं, लेकिन एक कुछ एक्सेप्शन है, जैसे ये कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस है जिसमें DNA पाया जाता है। तो एक्सेप्शन वाले पॉइंट को जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो चीज़ नॉर्मल से हट के होती है वही पूछा जाता है। तो कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस के पास DNA होता है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जनरली क्या होता है, RNA होता है। तो जनरली तो सभी को याद रहेगा कि प्लांट वायरस में RNA ही होता है, लेकिन एक्सेप्शन जिसको याद रहेगा वही क्वेश्चन सही करेगा। अब आता है एनिमल वायरस। दे इन्फेक्ट एनिमल्स एंड काज डिजीज, एनिमल वायरस जो है एनिमल्स में इन्फेक्शन करते हैं, प्राणियों में करते हैं और बीमारी को फैलाते हैं। द न्यूक्लिक एसिड इज आइदर DNA और RNA, न्यूक्लिक एसिड DNA RNA दोनों हो सकता है। आपने पीछे पढ़ा कि एनिमल्स में सिंगल स्टैंडर्ड RNA हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड RNA हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड DNA हो सकता है। सम ऑफ द डिजीजेज काज्ड बाय वायरसेस इन ह्यूमन बींग्स आर, कुछ बीमारियां जो वायरस की वजह से ह्यूमन बींग्स में होती हैं। कॉमन कोल्ड है, मीसल्स है, स्मॉल पॉक्स है, नाउ एक्सटिंक्ट, मतलब स्मॉल पॉक्स अब जल्दी किसी को होता ही नहीं है, चेचक रोग जिसको कहते हैं। चिकन पॉक्स है, जॉन्डिस है, पीलिया, हर्पिस है, हेपेटाइटिस A है, हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस C है, हेपेटाइटिस D है, हेपेटाइटिस E है, हेपेटाइटिस G है, इन्फ्लुएंजा है, पोलियो है, मम्स है, रेबीज है, एड्स है और सार्स है। तो रेबीज़ भी क्या है, बहुत ही खतरनाक है, डॉग्स के काटने की वजह से होती है, मतलब पागल कुत्ते जब काट लेते हैं तो उनके सलाइवा में रेबीज वायरस होता है, जिसकी वजह से जिस भी व्यक्ति को काटते हैं अगर वह समय पर वैक्सीन नहीं लेता है तो मौत हो जाती है। एड्स जो है इस टाइम की सबसे घातक बीमारी है, जिनको होती है उन्हें नहीं बचा सकते हम, क्योंकि इसके लिए कोई दवा नहीं बन पाई है। वायरसेस आल्सो काज डिजीजेज इन कैटल, ये कैटल में भी बीमारियाँ करते हैं, मतलब जो आपके फार्म एनिमल्स हैं, काऊ, बफेलो, गोट, इन सब में। एग्जाम्पल फुट एंड माउथ डिजीज इन कैटल, तो कैटल्स में फुट और माउथ डिजीज होता है, पैर और मुंह में पक जाती है, ठीक है, वहाँ क्या होती है, पक जाते हैं, तो उसको खुरपका या मुँह पका भी कहते हैं हिंदी में। फुट एंड माउथ डिजीज को खुरपका या मुँह पका भी कहा जाता है। इंसेफेलोमाइलिटिस ऑफ हॉर्स, हॉर्स में इंसेफेलोमाइलिटिस होता है। रेबीज होता है डॉग्स में। वायरसेस डॉग्स में, कैट्स में और जैकाल्स वगैरह इन सब में रेबीज होता है। वायरसेस दैट कॉज डिजीजेज इन फंगाई आर कॉल्ड माइकोफेक्स एंड वायरसेस दैट अटैक ब्लू ग्रीन एल्गी आर साइनोबैक्टीरिया एंड काज डिजीज आर कॉल्ड साइनोफेक्स। ऐसे वायरस जो फंगाई में बीमारी फैलाते हैं, आप देखो जो बैक्टीरिया में फैलाते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेग, जो फंगाई में फैलाते हैं उन्हें माइकोफेग, जो साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी में फैलाते हैं उसे साइनोफेक्स कहते हैं। बैक्टीरियोफेग्स, वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेग, और वे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेग कहते हैं। इट इज़ अ टैडपोल लाइक एंड द न्यूक्लिक एसिड इज DNA, यह देखने में जो होता है बैक्टीरियोफेग या टैडपोल की तरह होता है। न्यूक्लिक एसिड जो है DNA है। एग्जाम्पल है T2, T4, T6 बैक्टीरियोफेग। DNA कंटेनिंग वायरसेस आर कॉल्ड डीऑक्सी वायरसेस, ठीक है, जिस वायरस के DNA रखने वाले वायरसेस को हम डीऑक्सी वायरसेस कहते हैं। वाइल RNA कंटेनिंग वायरसेस आर कॉल्ड राइबो वायरस, ऐसे वायरस इनमें RNA पाया जाता है उन्हें राइबो वायरस कहते हैं। ईच आम देम हैज़ 2 सब टाइप्स, दोनों में क्या होते हैं, 2 सब टाइप्स होते हैं, डबल स्टैंडर्ड एंड सिंगल स्टैंडर्ड, मतलब 1 तार वाले या 2 तार वाले।
तो ये देखिए बैक्टीरियोफेग का फिगर है। बैक्टीरियोफेग को देख पाते हैं आपके ऊपर क्या होता है, कैप्सिड होता है, हेड होता है, उसमें डीएनए होता है, सीथ होती है, बेस प्लेट होती है, टेल फाइबर होती है। आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए जेनेटिक मटेरियल और एग्जाम्पल के हिसाब से डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए वाले वायरस हैं, T2 है, T4 बैक्टीरियोफेग है, कॉलीफेग है, कॉलीफेग लैम्डा, एडिनोवायरसेस है, हर्पिस वायरस है, कॉलीफ्लावर मोज़ेक है, पॉक्स वायरस है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वाले में क्या है, कॉलीफेग MS2, कॉलीफेग FD, कॉलीफेग साई 174। डबल स्टैंडर्ड आरएनए में क्या है, रियो वायरस, ट्यूमर वायरस। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में क्या है, पोलियो वायरस, फूड एंड माउथ डिजीज वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, HIV, राउस सार्कोमा वायरस एट्सेट्रा। तो डबल स्टैंडर्ड कौन है, सिंगल स्टैंडर्ड कौन से हैं, ये आप यहाँ से इस टेबल को याद कर लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी नहीं फंसने वाले। नोट, रेट्रोवायरस इज अ वायरस हु जीन्स आर इनकोडेड इन RNA इंस्टेड ऑफ DNA। रेट्रोवायरस एक ऐसा वायरस है जिसके जीन्स जो है वे RNA में कोडेड होते हैं DNA की जगह, क्योंकि इसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाए जाते हैं। दे सिंथेसाइज कम्प्लीमेंट्री DNA, ये क्या करते हैं, कम्प्लीमेंट्री DNA बनाते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से। अभी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है आपको यहाँ नहीं समझ में आने वाला है। जब क्लास 12 में आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है। तो सभी याद रखो कि रेट्रोवायरस में जो जीन्स हैं वे RNA में कोडेड होते हैं और वे क्या करते हैं, कम्प्लीमेंट्री DNA बनाते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से। अदर्स है RNA, दूसरों में RNA होता है। फिर क्या होता है, RNA रेप्लिकेशन होता है। द मोस्ट वेल नोन रेट्रोवायरस दैट इन्फेक्ट्स ह्यूमन इज HIV। और सबसे ज़्यादा नामी और प्रसिद्ध जो रेट्रोवायरस है और मनुष्यों में इन्फेक्शन करता है वो है HIV। वायराइन एन इंटेक्ट इन्फेक्टिव वायरस पार्टिकल विच इज़ नॉन रेप्लिकेटिंग आउटसाइड अ होस्ट सेल इज कॉल्ड वायराइन। एक अलग इन्फेक्टिव वायरस है जो कि नॉन रेप्लिकेटिंग होता है, अपने जैसी प्रति नहीं बना पाता, केवल अकेला ही रहता है और होस्ट सेल के बाहर रहता है, इसको हम वायराइन कहते हैं। अब वायरस के बाद आता है वायराइड्स। वायराइड्स आर डिस्कवर्ड बाय टियो डिनर। टियो डिनर ने वायराइड्स की खोज की थी। इट इज़ द स्मॉलेस्ट सेल्फ फेब्रिकेटिंग पार्टिकल, यह सबसे छोटा खुद की प्रतिलिपि बनाने वाला पार्टिकल है, कण है। सबसे छोटा है लेकिन अपनी प्रतिलिपि बना सकता है। अ वायराइड इज ए सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड RNA विदाउट अ कैप्सिड। एक वायराइड जो है वह सर्कुलर गोलाकार का मॉलिक्यूल होता है, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाए जाते हैं और बिना कैप्सिड के पाया जाता है। इसमें कैप्सिड भी नहीं होते हैं भाई, DNA में तो कैप्सिड होते थे, यहाँ कैप्सिड नहीं होते हैं, तो अंतर बता सकते हो। इट लैक्स प्रोटीन कोट, इसमें प्रोटीन कोट भी नहीं होती है। तो एग्जाम में आता है क्या वायराइड्स जो हैं वे वायरस से डिफरेंट क्यों होते हैं, तो वायरस से डिफरेंट इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें कैप्सिड और प्रोटीन कोट नहीं होता है। आंसर बताओगे आप। इट हैज़ अ फ्री RNA ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, इसमें एक स्वतंत्र RNA होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट वायरस से भी कम होता है। वायराइड्स आर नोन टू कॉज डिजीज इन प्लांट्स ओनली, इसकी वजह से केवल प्लांट्स में बीमारियाँ होती हैं। जो फेमस बीमारी है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज है या साइट्रस इक्जोकॉर्टिस है। प्रियॉन्स, स्टैनले प्रूसिनर डिड मोस्ट ऑफ द वर्क ऑन प्रियॉन्स एंड वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1998। स्टैनले प्रूसिनर ने केवल सारा काम प्रियॉन्स पे किया, अपना ज़्यादातर काम प्रियॉन्स पे किया और इसके लिए उन्हें 1998 में नोबेल प्राइज़ भी मिला। दे आर वेरी यूनिक एमंग इन्फेक्टियस एजेंट्स बिकॉज दे कंटेन नो जेनेटिक मटेरियल। ये बहुत ही यूनिक होते हैं इन्फेक्टियस एजेंट में क्योंकि इनमें कोई जेनेटिक मटेरियल होता ही नहीं। इट मीन्स DNA RNA नहीं पाया जाता, केवल प्रोटीन होता है। दे आर प्रोटीनेसियस इन्फेक्टियस पार्टिकल, ये प्रोटीन से बने संक्रामक कण हैं। दे आर कॉजेटिव एजेंट्स फॉर अबाउट अ डजन फैटल डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स। ठीक है, ये कॉजेटिव एजेंट हैं, कारण है बहुत सारी बीमारियों के। ठीक है, दर्जनों जानलेवा डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो कि ह्यूमन्स और दूसरे एनिमल्स में हो सकती हैं, जैसे कि क्रूड्सफेल्ड जैकब डिजीज़ CJD या बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी कॉमनली नोन एज मैड काउ डिजीज। ये सभी क्या हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिसऑर्डर क्रिएट करने वाली बीमारियां हैं जो कि प्रियॉन्स की वजह से होती हैं। इसका नाम याद रखिएगा, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी ह्यूमन्स और एनिमल्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं, मैड काउ डिजीज के नाम से भी जानते हैं। इंटरफेरॉन्स, दे आर द होस्ट कोडेड प्रोटीन्स ऑफ साइटोकिन फैमिली। ये होस्ट कोडेड प्रोटीन होती हैं दैट इनहिबिट वायरल एप्लीकेशन, साइटोकिन फैमिली से होती हैं, वायरस
रेप्लिकेशन को रोकती हैं, वायरल रेप्लिकेशन को रोकती है, मतलब हमारे शरीर में वायरस को फैलने से रोकती हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय इंटैक्ट एनिमल आर कल्चर्ड सेल्स इन रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन। किसी भी प्राणी में, एनिमल्स में जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसके रिस्पॉन्स में बॉडी क्या करती है, इनको प्रोड्यूस करती है, या लोग लैब में भी प्रोड्यूस कराते हैं। दे आर बिलीव टू बी पार्ट ऑफ बॉडीज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। और जब शरीर, ऐसा हम मानते हैं कि जब शरीर में वायरल इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले वायरस से लड़ने में मदद कौन करता है, सुरक्षा कौन करता है, इंटरफेरेंस ही करते हैं। ये सब फर्स्ट लाइन वाले हैं, सबसे आगे खड़े होकर लड़ते हैं। अब आता है लाइकेंस। इट इज़ अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगाई। ये एल्गी और फंगाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, सहजीवी साहचर्य है, दोनों एक साथ रहते हैं। एल्गल पार्ट इज कॉल्ड फाइकोबांट। एल्गी वाले हिस्से को हम फाइकोबांट बोलते हैं, फंगल पार्ट को क्या बोलते हैं, माइकोबांट बोलते हैं। फाइकोबांट इज ऑटोट्रॉपिक। फाइकोबांट जो होता है, जो एल्गी वाला पार्ट होता है, वो ऑटोट्रॉपिक होता है, स्वपोषी होता है, अपना भोजन स्वयं बना सकता है। इट्स मेन फंक्शन इज फोटोसिंथेसिस। इसका मुख्य काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, भोजन बनाना होता है, प्रकाश संश्लेषण करना होता है। इट प्रिपेयर्स फूड फॉर फंगाई, या फंगाई के लिए भोजन बनाता है, जो कि माइकोबांट कहलाता है। माइकोबांट इज हेटरोट्रॉपिक। माइकोबांट हेटरोट्रॉपिक होता है, परपोषी होता है, भोजन के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है। मतलब माइकोबांट फाइकोबांट पर डिपेंड रहता है भोजन के लिए। माइकोबांट प्रोवाइड्स शेल्टर एंड एब्जॉर्ब्स मिनरल एंड वाटर फ्रॉम एल्गा। माइकोबांट क्या करता है, शेल्टर, आवास प्रदान करता है एल्गा को, एल्गा के लिए वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके भी रखता है। इट एक्ट्स एज पोल्यूशन इंडिकेटर, या पोल्यूशन इंडिकेटर का भी काम करता है। मीन्स इट डज नॉट गो इन पोल्यूटेड एरिया। जहाँ भी पोल्यूशन ज़्यादा होता है वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं करती है, काई नहीं उगती है। लाइकेन कैन नॉट टॉलरेट एयर पोल्यूशन स्पेशली ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड। एयर पोल्यूशन को झेल नहीं सकती, जब खास करके सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन हो तब। लाइकेन्स आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है क्रोस्टोज। इट इज़ द कस्ट लाइक एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्टेस्टम एंड अटैच्ड इट टू इट एट सेवरल प्लेसेस। यह क्या होता है, कष्ट की तरह होता है, कठोर थोड़ा, और यह सतह से एकदम कष्ट की चिपका होता है, और अनेकों प्लेस पे क्या होता है, उसमें चिपका होता है, सतह में जाके अटैच होता है। एग्जाम्पल है ग्रेफिस, लेकानोरा एंड राइजो कार्पोनेट। दूसरा है फोलियोज। द बॉडी ऑफ फोलियोज लाइकेन इज फ्लैट। इनकी शरीर चपटी होती है, ब्रॉड चौड़ी होती है, एंड लोब, पत्तियों की तरह बड़ी होती है। लोब्ड एंड लीफ लाइक, इट इज अटैच टू द सबस्ट्रेटम एट 1 or 2 प्लेसेस। और यह क्या है, ज़मीन से, सतह से केवल 1 या 2 जगहों पर चिपकी रहती है, बाकी सरफेस ऊपर रहता है। एग्जाम्पल है पार्मेलिया, डिक्टायोनेमा एक्सेट्रा। थर्ड आता है फ्रक्टिकोज, ठीक है, फ्रक्टिकोज। दिस टाइप ऑफ लाइकेन इज ब्रांच लाइक अ बुश एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय मीन्स ऑफ डिस्क। यह देखने में झाड़ी की तरह होती है और सतह से एक डिस्क से, एक प्लेट नामक प्लेट जैसी संरचना से चिपकी होती है। एग्जाम्पल होते हैं क्लेडोनिया, इवर्निया, यूसनिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है नीट के प्रोस्पेक्टस से, बट हाँ आप जानते रहोगे तो कभी अगर बाउंसर क्वेश्चन आ गए, ज़्यादा आउटर से क्वेश्चन पूछ लिया तो वो उस समय पे आपके काम आ जाएगी। इसलिए मैंने एक्स्ट्रा नोट्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे मैंने एनसीईआरटी के साथ इंक्लूड कर दिए हैं आपके इन लेक्चर्स में। आखिरी में आता है माइकोरिजा। इट इज़ द म्यूचुअल बेनिफिशियल और सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ अ फंगस विद द रूट ऑफ हायर प्लांट। जब फंगाई हायर प्लांट के रूट्स के साथ एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं तो उसे हम माइकोरिजा बोलते हैं। हियर द फंगस इज डिपेंडेंट अपॉन द हायर प्लांट फॉर शेल्टर एंड फूड, वाइल फंगस एब्जॉर्ब्स मिनरल एंड वाटर फॉर द प्लांट। तो भाई फंगाई क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक होता है, इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता, अपने लिए भोजन स्वयं नहीं बना सकता। फिर से वही होगा, जो फंगाई वाला कंपोनेंट होगा वह प्लांट से फूड लेगा, पौधे उसको भोजन बना के देंगे, बदले में जो फंगाई होगा वह प्लांट के लिए मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब करके प्लांट को देगा। द फंगस आल्सो सीम्स टू बी एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट हैविंग माइकोरिजा। और जिन प्लांट्स में माइकोरिजा पाया जाता है उनमें हम मानते हैं कि फंगाई क्या करे, आवश्यक है फंगाई का प्रॉपर ग्रोथ होना, क्योंकि फंगाई ही वाटर और मिनरल प्रोवाइड करते हैं। जब ज़्यादा से ज़्यादा फंगाई ग्रो करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और मिनरल अरेंज करके प्लांट्स को देगा। तो दोस्तों हमारा दूसरा चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसी लेक्चर के साथ खत्म हुआ। अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्लांट किंगडम। इसलिए मैंने इसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा के बाद प्लांटिया एनिमलिया को डिस्कस नहीं किया कि थोड़ा सा ही उसके बारे में यहाँ पे दिया जाएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन तो होगी नहीं, तो हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सीधे प्लांट किंगडम पढ़ के ही लेंगे, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी नहीं है। वैसे भी हमारा
सेकंड शिफ्ट में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा पे शेयर करिए, दोस्तों को बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं गरीब बच्चों की मदद करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।